नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में हिंसा के बीच तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद से शेख हसीना ने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। फिलहाल इंडिया में मौजूद है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुल जमान ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने भीड़ से शांति की अपील की है, लेकिन हालात अभी भी बद से बदतर है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके दफ्तर में पीएम आवास में आग लगा दी है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के दफ्तर में भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश में भयंकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर लगातार अड़े हुए थे और इन प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट की नौबत क्यों आई, कैसे आई? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अराजकता के हालात हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस समय सड़कों पर हैं। शेख हसीना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है, तोड़फोड़ की जा रही है, कई चीजों को लूटकर भाग गए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं की जान भी खतरे में, कई मंदिरों पर हमले की खबर भी आ रही है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात बेकाबू है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका में घुसकर कोहराम मचाए हुए हैं। बांग्लादेश की ढाका की सड़कों पर तैनात सेना मार्च करने वालों को रोक नहीं पा रही है। ऐसा सवाल है कि गुस्साए लोगों ने बांग्लादेश के हालात को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त ज्वालामुखी फूट रही है, इस ज्वालामुखी को कौन शांत करेगा? किसके पास कमान होगी? बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुल जमान ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। वो ऐलान क्या है? वो ऐलान भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा बांग्लादेश में 48 साल बाद एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना फिर से अपने ही वतन बेदखल हो चुकी हैं। उन्हें छात्र आंदोलन की आड़ में गुस्साए लोगों का कट्टरपंथी तबकों के आगे झुकना पड़ा और एक स्टूडेंट्स के मूवमेंट ने किस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से न सिर्फ बेदखल किया बल्कि उनको देश निकाला भी करना पड़ा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश अब से ठीक 2 साल पहले यानी 2022 में ऐसे हालात एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के भी हुए थे। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा था। और इससे पहले पाकिस्तान में कई बार इस तरह से तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश है, इन तीनों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, इसलिए हिंदुस्तान को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि इन तीनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है। तीनों ही देश में कई बार तख्ता पलट हो चुके हैं। तख्ता पलट का इतिहास क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, उस वक्त भी ढाका में हालात बद से बदतर हैं। लाखों की तादाद में जो हिंसक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नाराज बांग्लादेशी हैं, वो सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। और इस वक्त भी लगातार हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर का घर हो, होम मिनिस्टर का घर हो, वहां के मंत्री हो, सांसद हो, हर किसी के घर पर धावा बोला जा रहा है, हर कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और शेख हसीना अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान
इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के आसपास है और उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की प्लानिंग करी जा रही है। आला कमान बैठक कर रहा है और इस बैठक में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री से लेकर एनएसए तब सब इस समय मौजूद हैं और लगातार बातचीत चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क पर नजर बनाए रखे और किस तरीके से बॉर्डर की निगरानी की जा सके। इस वक्त बहुत बुरे हालात से बांग्लादेश गुजर रहा है और इस हालात को बचाने के लिए किस तरीके से हिंदुस्तान बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी को मुस्तैद करे, इसीलिए बॉर्डर फोर्स यानी हमारी बीएसएफ से लेकर हमारे तमाम एयरफोर्स से लेकर तमाम सेना बॉर्डर पर नजर बनाए हुए है। और इसी तरीके से बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हैं उसके बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है ताकि अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखा जा सके और अपने नेताओं से, दूसरे नेताओं से वो अपील कर रही हैं कि कोई बयानबाजी ना करे जिसके चलते और ज्यादा हिंसा फैल सके। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश के हालात को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त चल रही है देश की राजधानी दिल्ली में। तमाम बड़े नेता इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हैं जहां पर लगातार बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है और बॉर्डर से लेकर पड़ोसी मुल्क पर किस तरीके से हालात हैं, वहां के हालातों से निपटने के लिए हिंदुस्तान में भी लगातार बैठक चल रही है। चूंकि आपको मालूम होगा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात बद से बदतर है, श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो गए थे और अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई है वहां पर भी उसको लेकर तमाम तरह को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो हाई लेवल की मीटिंग में इस वक्त एनएसए से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। वो लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि बॉर्डर पर हिंदुस्तान पर किस तरीके से सुरक्षा मुस्तैद की जाए, उसको लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और बांग्लादेश में जिस तरीके से कारोबार होता है उसके तार भी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। चूंकि लगातार बड़े लेवल पर बांग्लादेश ने अपनी पहचान बनाई थी। 15 साल की सत्ता को शेख हसीना को 15 मिनट के भीतर वहां के स्टूडेंट्स मूवमेंट ने उखाड़ कर रख दिया। यह सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश के लिए है और इसीलिए हिंदुस्तान में भी लगातार चूंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आरक्षण को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हिंदुस्तान में भी पिछले काफी वक्त से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हाईकमान मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और तमाम बड़े अधिकारी लगातार मौजूद हैं। तीनों फोर्सेस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। बीएसएफ लगातार अलर्ट पर है, सेना लगातार अलर्ट पर है, इसके अलावा वायुसेना से लेकर एयरफोर्स तमाम अलर्ट पर है। चूंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में इस वक्त बने हुए हैं, बहुत ज्यादा बद से बदतर हालात हैं और प्रधानमंत्री लगातार तमाम इनपुट ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को महफूज रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई देशों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बद से बदतर हालात हैं, श्रीलंका के हालात किसी से छिपे नहीं है और अब इस वक्त जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शेख हसीना जबकि सुरक्षित निकल चुकी हैं,
सेना के विमान से वो दिल्ली लैंड करी हैं और उसके बावजूद भी अभी हालात वहां पर संभले नहीं है। चूंकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर फायरिंग नहीं की जाएगी, गोली नहीं चलाई जाएगी। इसीलिए जो चिंगारी इस वक्त बांग्लादेश में भड़की हुई है, उस चिंगारी को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिश, तमाम तरह की कवायद इस समय चल रही है। लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त हालात बद से बदतर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शेख हसीना के घर पर कब्जा कर लिया है, लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के गृह मंत्री से लेकर, वहां से मंत्रियों के घर से लेकर, वहां के सांसदों को लेकर सबके घरों को तहस नहस कर दिया है। और जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ये हालात हैं, ताजा हालात बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश हिंसा की आग से लगातार झुलस रहा है और बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से हिंसक हो गया है। हिंसा के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब है। लाखों की तादाद में भीड़ इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर है, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। और जो प्रदर्शनकारी है, हिंसक है, शेख हसीना ने उनके घर पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद ढाका पैलेस छोड़कर वो देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। एनसीआर में इस वक्त मौजूद है, उनको सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। लेकिन सेना ने जिस तरह की तस्वीरें सामने को देखने को मिली है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उल जमान ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी और बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने बांग्लादेशियों से शांति बनाए रखने की, प्रदर्शनकारियों से, नाराज लोगों से बातचीत करने की बात कही है, पहल कही है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को माना जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त कुछ भी चीज सामान्य नहीं है। ट्रेनें रोक दी गई हैं, फ्लाइट रोक दी गई है, बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इस तरीके के हालात बने हुए। जो कारोबारी लोग हैं, जो जहां हैं, वो इस समय वहीं पर फंसा हुआ है। ये हालात इस वक्त बांग्लादेश के हैं, ढाका के हैं, जो दूसरे शहर हैं उनके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शेख हसीना के घर छोड़ते ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो नाराज प्रदर्शनकारी हैं, वो शेख हसीना के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री हाउस में घुस गए, जमकर कोहराम मचाया, जमकर बवाल काटा। शेख हसीना के घर पर माहौल देखने को मिला है और जिस तरीके के हालात इस समय वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उनके फादर की तस्वीर को भी तोड़ दिया, स्टैच्यू की जो बनी हुई थी उनको भी तोड़ दिया गया। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से शेख हसीना के घर के फर्नीचर से लेकर दूसरे सामान, जो कीमती सामान थे, प्रदर्शनकारी उनको उठाकर ले गए। शेख हसीना के बेडरूम को तहस नहस कर दिया गया। प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा गुस्से में है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चला रहे हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने को लेकर शेख हसीना की इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। और बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, प्रदर्शनकारी, सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसा देखने को मिली है। अब तक लगभग 20 पुलिसकर्मियों से लेकर 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि पूरी तरीके से बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, फ्लाइट्स को रोक दिया गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, चूंकि हालात वहां पर बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिगड़ते हालात को देखते हुए शेख हसीना सुरक्षित सेना के हेलीकॉप्टर से देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। उनका विमान दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जिसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की और बांग्लादेश पर हालात बनाने की लगातार निगाहें रखी हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बीएसएफ जवानों की गश्त सीमा पर और तेजी कर दी है। और लेकिन इन सब के बीच जो आरक्षण की एक आग, एक चिंगारी जो वहां पर किस तरीके से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, वो जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स मूवमेंट ने किस तरीके से
15 साल से सत्ता पे काबिज शेख हसीना को उतार कर हटा दिया। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। जरा समझिए कि तख्ता परत की पूरी टाइमलाइन किस तरीके से बनी थी, किस तरीके से एक लंबी प्लानिंग के जरिए वहां पर यह सब काम हुआ। 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। इससे पहले शेख हसीना सरकार ने 2018 में आरक्षण इस व्यवस्था पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अंदर ही अंदर उठे विरोध की आवाज 1 जुलाई को खुलकर सामने आ गई और ढाका में बड़ी तादाद में छात्र सड़क पर उतरने को लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लगातार शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारे गूंजने लगे। 16 जुलाई से बांग्लादेश में प्रदर्शन लगातार तेज हो गया और यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गई, जिसमें 6 लोग की मौत हो गई थी। इसके बाद जवाब में हसीना सरकार ने बांग्लादेश के स्कूलों में यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और 16 जुलाई को छात्रों ने शेख हसीना की शांति की अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद से इस्तीफे की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी लगातार शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ढाका में कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश के टेलीविजन दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा 19 जुलाई को और ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 21 जुलाई को हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, 7% कोटा लागू कर दिया। लेकिन जो आलोचक थे वो ये फैसला नहीं मान रहे थे, उनको ये फैसला ठीक नहीं लगा था, क्योंकि 26 जुलाई को पुलिस ने छात्र आंदोलन से जुड़े 6 लोगों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा 4 अगस्त को फिर से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। हजारों की तादाद में नाराज प्रदर्शनकारियों ने लगातार फिर सड़क का रुख किया, सड़क पर उतर गए। नतीजा यह हुआ कि 14 पुलिसकर्मियों से लेकर 100 लोगों की मौत की खबर आ गई और 5 अगस्त को फाइनल विरोध का आह्वान किया गया। भारी भीड़ को देखते हुए शेख हसीना ने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया, बांग्लादेश छोड़ दिया। सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया। ये पूरा हालात वहां पर बने हुए हैं। जरा सोचिए कि स्टूडेंट्स के मूवमेंट ने किस तरीके से 15 साल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। ये बांग्लादेश के लोगों की नाराजगी थी, गुस्सा था और इसीलिए शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद तुरंत अपनी जान बचानी पड़ी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश की बढ़ती वित्तीय चुनौतियों के बीच घट रही सरकारी नौकरियों ने सुलगते आग की तरह काम किया था और ऊपर से चीन का बढ़ता कर्ज, जीडीपी घटता लगातार वजह बनती गई, जिससे बांग्लादेश के लोगों के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा भर गया और बांग्लादेश सरकार हर हाल में यानी हर साल में 3000 सरकारी नौकरी देने की बात करती है और इसके लिए करीब 40,000 ग्रेजुएट बेरोजगार अप्लाई करते थे नौकरी के लिए। लेकिन बांग्लादेश में नौकरियों के खराब हालात की वजह से बांग्लादेश के युवा पहले से नाराज थे और ऊपर से कोटा प्रणाली में आ जाने का जो गुस्सा था वो बहुत ज्यादा फूट गया। अब यह आरक्षण विवाद क्या है जो इतना बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना, बताना चाहता हूं। जरा समझिए कि यह आरक्षण क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। क्योंकि शेख हसीना सरकार ने आरक्षण का फैसला लिया था, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण दिया गया था, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का फैसला लिया गया था। इसके अलावा आरक्षण के खिलाफ जुलाई में हिंसक आंदोलन हुआ था और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर फैसला बदला और 30% की जगह 7% आरक्षण दिए जाने का फैसला हुआ। और फैसले के बाद हिंदुस्तान का आंदोलन यानी इन बच्चों का जो स्टूडेंट्स का आंदोलन था वो आंदोलन खत्म हो गया था बांग्लादेश में। और 4 अगस्त को ढाका लॉन्ग मार्च के बाद बांग्लादेश की सत्ता पलट गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो नाराज स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका यह आरोप है कि शेख हसीना सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में थी जो शेख हसीना सरकार का समर्थन किया करते थे और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही थी।
इसलिए प्रदर्शनकारी इस आरक्षण को खत्म करने और इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे थे। हसीना की सरकार इससे पहले भी मानवाधिकारों के उल्लंघन, तानाशाही के आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शेख हसीना किसी भी हालात से घुटने नहीं टेक रही थी। फिर भी छात्रों के प्रदर्शन ने ऐसा कर दिखाया कि 16 साल से सरकार चला रही शेख हसीना को आखिर अपना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी 5 बड़ी वजह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। जरा 5 बड़ी वजह समझिए, जो 5 बड़ी वजह है जिसकी वजह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनको वहां से भागना पड़ा। पहली वजह, आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन। दूसरी बड़ी वजह, विपक्षी दलों का बहुत ज्यादा विरोध बांग्लादेश में हो रहा था। और तीसरी बड़ी वजह, जो बांग्लादेशी सेना थी वो सरकार का साथ नहीं दे रही थी और बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन में सेना भी सरकार का साथ देने से साफ मना कर दिया था, चूंकि हालात को देखते हुए। और चौथी बड़ी वजह, जो बांग्लादेश के आर्थिक हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, चूंकि बांग्लादेश के जो आर्थिक हालात हैं वो पहले से ही खराब थे और ज्यादा खराब हो गए। इस आंदोलन से और ज्यादा झटका लगा था, चूंकि बड़ी तादाद में जो कारोबारी लोग काम करते हैं, कपड़े का एक बहुत बड़ा कारोबारी वो बांग्लादेश से जुड़ा था। बड़े बड़े ब्रांडों की कपड़ा बांग्लादेश से जाता था वो, लेकिन वो पूरी तरीके से ठप हो गया। इसके बाद हिंसा भड़कने में पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है और कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि चीन भी पीछे से मदद करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थन से जमात से जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के रिलेशन में था, ताल्लुकात में था, संपर्क में था, जो बांग्लादेश में बैंड है। वो लगातार उसके साथ मिलकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हुए नाटकीय सियासी बदलाव में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमानी सबसे प्रमुख शख्स बनकर उभरे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि उनके अल्टीमेटम के बाद ही शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जनरल वकार ने अपने संबोधन में जनता से धैर्य बनाए रखा, शांति की अपील की है, कई बातें कही हैं। जनरल वकार और जनता ने के नाम संबोधन में वो बांग्लादेश के प्रमुख की तरह बात करते नजर आए हैं। जनरल ने आगे सरकार बनाने की जानकारी भी दे दी है, सेना को गोली न चलाने का आदेश भी दिया है और लोगों से यानी बांग्लादेशियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और अचानक बदले इस घटनाक्रम के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर की नजरें बांग्लादेश आर्मी की चीफ पर हैं कि वो क्या कर सकते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर कौन है बांग्लादेश सेना प्रमुख के वकार उल जमान, उनके बारे में भी जानिए, चूंकि लगातार उनको जानने की कोशिश रही। जमान ने लंदन से रक्षा मामलों में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। जनरल वकार ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश सेना को ज्वाइन किया था। इसके अलावा 2024 के इसी साल 2023 जून को 2024 को बांग्लादेश के सेना चीफ बने थे और इससे पहले वो बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस के तौर पर बांग्लादेश में काम कर रहे थे। वो आर्म्स फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये उनका एक प्रोफाइल है और दावा यह किया जा रहा है कि वो कमान संभाल सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब बांग्लादेश में सत्ता की कमान जनरल वकार उल जमान के हाथों में आ गई है। हसीना के जाने से कुछ वक्त बाद उन्होंने बांग्लादेश में अंतिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी और दावा किया, वादा किया कि सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जांच करेगी, सिविल सोसाइटी को सत्ता सौंप देगी। अब जनरल जमान अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बॉर्डर को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है, बहुत ज्यादा निगरानी की जा रही है। चूंकि आप पश्चिम बंगाल के अगर एरियाज को जानते हैं तो वो जो वहां के हालात हैं, वहां की आवाजाही को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। चूंकि तख्ता पलट के बाद वहां के हालात, बांग्लादेश के हालात बहुत ज्यादा खराब बनाए हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं
कि आने वाले कुछ वक्त में बांग्लादेश के हालात सामान्य हो जाए। चूंकि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हिंदुस्तान की सरकार लगातार चाहती है कि जो पड़ोस है वो बिल्कुल सेफ रहे, ठीक रहे, क्योंकि अगर पड़ोसी ठीक रहेगा तो हिंदुस्तान भी ठीक रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और तमाम बड़े अधिकारियों से लेकर नेता और तमाम जो आर्मी के स्टाफ है वो इस वक्त बॉर्डर्स पर लेकर बांग्लादेश पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।